वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आपको यह बताया था कि जो शेयर्स अपने खरीदते और बेचते हैं उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है और उसे हमें अपने रिटर्न में किस तरह से दिखाना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न में जो शेड्यूल 112A है, जो कि कैपिटल गेन ऑन शेयर्स के लिए होता है, उसे कैसे भरते हैं, ताकि इसको भरते समय आपके कोई गलती ना हो जाए और आपका कोई टैक्स का कैलकुलेशन में फर्क नहीं आ जाए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों का एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें और प्रोत्साहित करता है इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि शेड्यूल 112A होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1/4/2018 से आपके शेयर्स या इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, कि जिन फंड्स का इन्वेस्टमेंट मोर देन 60% इक्विटीज में होता है, उसको टैक्स के एम्बिट में लाया गया था। पहले अगर आप इन शेयर्स को या म्यूचुअल फंड को 1 साल से बेसी होल्ड करते थे तो आपके ऊपर कोई कैपिटल गेन का टैक्स नहीं था। पर सेक्शन 112A आने के बाद अब इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो प्रॉफिट है, जो कि आप 31 जनवरी 2018 तक कमा चुके होंगे, इसके ऊपर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर अगर आपका कोई प्रॉफिट बनता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि 31 जनवरी 2018 आपके लिए तभी वैलिड है जब आपने इस डेट से पहले कोई शेयर ऑलरेडी परचेज किया होगा। आपको एक और चीज जाननी जरूरी है कि ये जो सेक्शन 112A का जो टैक्स है, ये आपके केस में तभी लगेगा जब आपकी टोटल प्रॉफिट 1 लाख को क्रॉस करती है और इसका जो टैक्स रेट है वो 10% है। मान लीजिए कि आपकी नेट जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है वो 1,60,000 है, यानी कि कुछ शेयरों में आपने प्रॉफिट किया और कुछ शेयरों में आपने लॉस किया, तो दोनों को नेट करने के बाद आपकी नेट जो इनकम है वो 1,60,000 है। तो आपको टैक्स जो लगेगा 10% का, वो सिर्फ 60,000 रुपए पे लगेगा। इसमें से जो 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन है वो बात हो जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारा रिटर्न है उसमें सेक्शन 112A के लिए एक अलग शेड्यूल है जो कि कुछ इस तरह दिखता है, जहां पर आपसे ISIN कोड, शेयर का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, सेल प्राइस पर यूनिट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर आपने शेयर्स को 1/2/2018 से पहले परचेज किया है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसके अलावा एक्सपेंडिचर टोटल डिडक्शन, जो आपका लॉन्ग टर्म टैक्सेबल होगा उसकी फिगर के लिए एक लास्ट कॉलम है। तो इस चार्ट को भरने के लिए हमें सबसे पहले कुछ डिटेल्स कलेक्ट करनी पड़ेगी। वो डिटेल्स क्या है? सबसे पहले आपको चाहिएगा आपने जिस शेयर में काम किया है उसका ISIN नंबर। ISIN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि एक लिस्टेड शेयर या म्यूचुअल फंड को अलॉट किया जाता है ताकि उससे उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके। उसके बाद आपको लगेगा नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने बेचा, सेलिंग प्राइस आफ्टर रिड्यूसिंग ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस एक्सेप्ट STT। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप कैपिटल गेन में अपना इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको STT का खर्चा अलाउ नहीं होता है। उसी तरह आपको परचेज प्राइस भी चाहिएगी, ब्रोकरेज और अदर चार्जेस इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आप STT को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने शेयर को 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किया है तो आपको 31 जनवरी 2018 का जो हाईएस्ट प्राइस था उस दिन का वो चाहिएगा। ये सब डिटेल्स जब आप कलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको आपका शेड्यूल भरने में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा कि आपको अपने शेयर का ISIN नंबर कहाँ से मिलेगा। तो शेयर्स के केस में आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाना है। वहां सर्च बार पे आपको शेयर का नाम लिखना है जिसका आपको ISIN चाहिए, और आप जैसे ही उसको सर्च करेंगे तो आप यहाँ देख सकेंगे कि उस कंपनी के नाम के नीचे उसका ISIN नंबर दिखेगा। तो म्यूचुअल फंड के केस में आपको ISIN नंबर कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर आपको आपका जो म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट आता है एनुअल, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर जहाँ फंड का नाम रहता है उसी के बगल में उसका ISIN नंबर भी लिखा रहेगा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आप ISIN नंबर नहीं देते हैं तो आप रिटर्न भर नहीं पाएंगे, क्योंकि ISIN नंबर देना एज ऑन डेट कंपलसरी है। तो आइए मैं आपको 2 एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं कि अपने इसको कैसे भरेंगे। सबसे पहला एग्जांपल जो मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कि आपने शेयर जो है 31 जनवरी 2018 के बाद ही परचेज किया है और ये आपका लॉन्ग टर्म शेयर हो चुका है। इस केस में मान लीजिए कि आपने रिलायंस का शेयर परचेज किया था, उसमें से आप 1000 शेयर बेच रहे हैं 2000 के रेट में और इसको आपने 750 की रेट में खरीदा था। उसके अलावा एक और एग्जांपल में आपको बताऊंगा जहां पर आपने शेयर को 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदा था। शेयर वही रहेगा रिलायंस, क्वांटिटी भी 1000 रहेगी, इसका सेलिंग प्राइस भी 2000 है, इसका परचेज प्राइस भी 750 है।
और यहाँ पर एक जो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आपने ये शेयर 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किया था, तो हम इसका 31 जनवरी का प्राइस ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, प्राइस आपको वही लेना है जो कि 31 जनवरी का हाईएस्ट प्राइस था, क्लोज प्राइस नहीं। वो सारी डिटेल जो मैंने अभी आपको बताई थी, उसको कलेक्ट करने के बाद अपने अपने रिटर्न के यूटिलिटी में आ जाएंगे और वहां पर अपने शेड्यूल 112A को खोलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको रिटर्न का फॉर्मेट दिखाया था, उसी फॉर्मेट में ये बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने जो शेयर्स है रिलायंस का, तो उसका ISIN नंबर डालेंगे। ये ISIN नंबर ऑलरेडी मैंने मनी कंट्रोल से निकाल लिया था, तो उसको मैं यहाँ पेस्ट करूंगा और जैसे ही मैं टैब पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि कंपनी का नाम ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, अपने 1000 शेयर बेच रहे हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स लिखना है। नेक्स्ट जो कॉलम है, इसमें आपको लिखना है सेल प्राइस पर यूनिट। हमारे एग्जाम्पल में हमने शेयर प्राइस पर यूनिट लिया है 2000 का, तो हम यहाँ 2000 भर देंगे। तो आप देख सकते हैं 1000 शेयर 2000 की रेट, यहाँ टोटल सेल वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो गई है। इसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये कॉलम ग्रे है, इसमें अपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमारा जो शेयर है वो 750 रुपये में हमने परचेज किया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कॉस्ट जो है वो आपको पर शेयर नहीं देनी है, वो आपको पूरे शेयर्स की देनी है। तो क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस 750 था, तो 750 इंटू 1000 शेयर हो जाता है आपका 7.5 लाख। जैसे ही आप इसको बढ़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद जो अगला कॉलम है वो है फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑन 31 जनवरी। क्योंकि ये अपना पहला एग्जांपल है जहां पर कि शेयर हमने 31 जनवरी के बाद परचेज किया था, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को 0 लिख देंगे। इसके बाद अपने आगे वाले कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है कि अगर आपने अपने प्राइस में ब्रोकरेज का और अदर चार्जेस का अगर एडजस्टमेंट नहीं लिया है, तो आप यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट भर सकते हैं। पर अगर आपने उसको ऑलरेडी अपने प्राइस में एडजस्ट कर लिया है, तो यहाँ पर अपने उसको 0 कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको 0 करके आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी जो नेट टैक्सेबल प्रॉफिट है वो 12.5 लाख रुपए आ गई है। अब जब आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, तो वह 12.5 लाख में आपको 1 लाख रुपया बाद दे देगा और आपको जो 10% टैक्स है वो 11,50,000 पे लगेगा। इसी तरह आइए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने शेयर 31 जनवरी से पहले परचेज किया होता तो क्या होता। हम यहाँ पर एक और रो ऐड कर देंगे। हमको अगर और शेयर ऐड करना है, यहाँ पर हम फिर उस शेयर का ISIN नंबर डालेंगे और टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टैब पे क्लिक करेंगे, उस शेयर का नाम आ जाएगा। एग्जाम्पल्स के अमाउंट सेम थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1000 शेयर, 2000 उसका सेलिंग प्राइस, उस शेयर का हमारा कॉस्ट वही है 7.5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, अब क्योंकि हमने ये शेयर 31 जनवरी से पहले खरीदा था, तो हम यहाँ पर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डालेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर देना है। तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हमने ली थी 1250 अपने एग्जाम्पल में। तो जैसे ही आप 1250 भरने के बाद टैब पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 12.5 लाख रुपए ऑटोमेटिक आ गया है। तो इसका मतलब हो गया कि अब आपकी जो शेयर की कॉस्ट वो 12.5 लाख रुपए हो गई है। तो अपने अगर लास्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको वही ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई कॉस्ट को अगर अपने इंक्लूड नहीं किया हुआ था, तो अपने उसको यहाँ पर भर देंगे। अगर आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, तो हम यहाँ पर 0 भरेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल डिडक्शन है, यानी कि अपने सेलिंग प्राइस में से टोटल डिडक्ट 12.5 लाख का अपने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आपका टोटल गेन हो गया 7.5 लाख रुपए का, और आपको टैक्स लगेगा 1 लाख बाद देने के बाद 6.5 लाख में। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा 750 रुपए की प्राइस से लेकर 1250 रुपए की प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, जो 500 रुपया का प्रॉफिट है, वो आपने ऑलरेडी एज ऑन 31 जनवरी इसको आपने कमा लिया था। तो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये जो प्रॉफिट है, यानी कि 750 से लेकर 1250 के बीच का जो 500 रुपए का प्रॉफिट है, वो आपका टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको जो टैक्स लगेगा वो आपने 1250 के ऊपर अगर शेयर को बेचा है, तो सिर्फ उसी डिफरेंशियल अमाउंट पे लगेगा। तो इस केस में आपने शेयर को बेचा है 2000 के प्राइस में, तो 1250 से 2000 के बीच में, यानी 750 की रेट के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट होता है, वो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।